Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन वीडियो सॉल्यूशन ऑफ AITS मेन टेस्ट 9। देखो बच्चों, किसी भी काम में अगर आपको सफल होना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में अच्छे तरीके से आपको जानकारी होना। आप अगर AITS दे रहे हो तो आपको यहां से फायदा ये मिलता है कि नीट का सिलेबस क्या है, नीट के सिलेबस में क्या क्या यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है नीट 2023 में, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड होते हो, तैयारी करते हो। अब कुछ दिनों के बाद आप लोगों का स्पॉट टेस्ट भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप क्या करें, एक एक क्वेश्चन को जितने भी आता है AITS में, चाहे आपको स्पॉट टेस्ट होगा तो उसका क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से एनालिसिस करें, सीखें, अपने टीचर से डिस्कस करें। इससे क्या होगा कि आपको अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और जो अभी तक आप नहीं सीखे होंगे वो भी और आपको सीखने को मिल गया होगा। और अगर आपको पहले से ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है और अच्छे आप मार्क्स ला रहे हैं तब तो आपको बहुत अच्छे तरीके से श्योर हो जाना चाहिए कि आपका रिजल्ट इस बार हो जाएगा बहुत अच्छे रैंक से। लेकिन जो स्टूडेंट थोड़ा अभी पीछे है, कुछ कम मार्क्स आ रहा है AITS में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसी तरीके से मेहनत करते चलें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को मैंने देखा है जो 40% 50% नंबर लाते रहते हैं, इतना नीचे परफॉर्म करते रहते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में इतना रिवीजन को बढ़ा देते हैं, सारे एनर्जी झोंक देते हैं, उसके बाद एकाएक उनका परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज करता है और उनका रिजल्ट नीट में हो जाता है और अच्छे रैंक से होता है। अभी से जो यहां से टाइम बचा हुआ है, इसमें एक ही काम करना है हम लोगों को कि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको रिवीजन करना है। सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। जो भी आपको क्लासरूम में पढ़ाया गया है टीचर के द्वारा, उसमें भी आप लोग देखेंगे कि जो हमारे NCERT में है, जो हमारे सिलेबस में है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है। जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और गोल इंस्टीट्यूट आपके साथ हमेशा है। आपको जो भी आपको हेल्प चाहिए आप आकर के मिल सकते हैं यहाँ के सिस्टम से। आप लोगों को किस प्रकार के सॉल्यूशन चाहिए, किस प्रकार के डाउट का प्लेटफॉर्म चाहिए, किस प्रकार से टीचर का सपोर्ट चाहिए, आप यहां आकर के मिल सकते हैं। आपको सारे सुविधाएं प्रोवाइड करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, आज मैं यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करने वाला हूं, जो AITS मेन टेस्ट 9 का यहां पे आपको हुआ है एग्जाम। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, जिसमें कि आपको कहा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव ए प्राइमरी एमीन। कौन यहां पे प्राइमरी एमीन नहीं बना सकता है? सबसे फर्स्ट आपको ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है CH3C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 बच्चों। उसके बाद यहां पे जो दिया हुआ है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, इसको हम लोग कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। और आप जानते हो कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में C डबल बॉन्ड O को यहां से हटा दिया जाएगा और C डबल बॉन्ड O को हटा करके यहां पे CH3NH2 बना देते हैं। ये देख सकते हो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 1 कार्बन है, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है जिसमें कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है और इसके ऊपर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला जा रहा है। तो देखिए अब क्या होगा, यहां पे 2H, यहां पे 2H, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने के बाद यहां पे जो फॉर्मेशन करेगा प्राइमरी एमीन, बिल्कुल यहां पे करेक्ट है। लेकिन प्यारे बच्चों, अब देखो थर्ड ऑप्शन में क्या दे रहा है। थर्ड ऑप्शन में जो दे रहा है इसके केस में वो दे रहा है आइसोसाइनाइड। और आप लोग जानते हो कि जब हम लोग आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी एमीन नहीं बनता है, यहां पे सेकेंडरी एमीन बनता है। तो CH3NH और CH3, इसको हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड। यहां नाइट्रोजन से 1H ऐड होता है और कार्बन से 3H ऐड होता है। दोनों पाई बॉन्ड को हटा करके आप कहोगे इसके केस में जो फॉर्मेशन करता है वो करता है 2 डिग्री एमीन। बाद बाकी यहां पे साइनाइड से फॉर्मेशन करता है प्राइमरी एमीन। और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में आप लोग जानते हो प्राइमरी एमाइड से बनते हैं प्राइमरी एमीन। और फोर्थ नंबर आप देखोगे इसमें आपको फिर से दिया हुआ है एमाइड का रिडक्शन। तो एमाइड जो है ये दिया हुआ है प्राइमरी, और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जब प्राइमरी एमाइड का रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी एमीन बनता है, सेकेंडरी एमाइड का रिडक्शन करते हैं तो सेकेंडरी एमीन बनता है, टर्सरी एमाइड का रिडक्शन करते हैं तो टर्सरी एमीन बनता है। तो बच्चों करना क्या है, ये C डबल बॉन्ड O को खाली कन्वर्ट करना है CH2 में, लॉस ऑफ ऑक्सीजन करके एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है। मतलब यहां पे हम लोग कहेंगे कि जो फॉर्मेशन करना है वो प्राइमरी एमीन इस तरीके से बन सकता है। तो प्राइमरी एमाइड के रिडक्शन से प्राइमरी एमीन बनता है, जबकि आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से सेकेंडरी एमीन बनता है। तो यहां पे 64 का आंसर थर्ड होगा, क्योंकि कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन यहां पे नहीं देगा, थर्ड वाला। क्लियर है ना? ओके, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ये क्वेश्चन जरूर सही बनाए होंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है।
65 में कह रहा है कि अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों एनसीईआरटी आप लोग जरूर पढ़ा करो। एनसीईआरटी में आपको सारे क्वेश्चन आउट हैं, जो भी नीट में आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन आउट है, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो 65 नंबर क्वेश्चन में आपको जो बॉइलिंग पॉइंट कह रहा है, आप लोग जानते हो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। एमाइन चैप्टर में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहां पे हो जाएगा अल्कोहल का, क्योंकि इसका एच बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से। उसके बाद यहां पे होता है 1 डिग्री एमीन का, उसके बाद होता है यहां पे 2 डिग्री एमीन का, और टर्सरी एमीन में एच बॉन्ड नहीं बनता है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है यहां पे टर्सरी एमीन का, क्योंकि वहां पे एच बॉन्ड बन ही नहीं सकता है। इसलिए आप देखो यहां पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 65 का आंसर जो होगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 में आपको यहां पे ऐसा दिया है CH3 का होल 3N सबसे कम, ये जो आपको दिख रहा है बच्चों ये है टर्सरी एमीन। उसके बाद यहां पे CH3 एंड NH, इसमें एक H अटैच्ड है, ये हो गया इथाइल, ये हो गया कितना डिग्री 2 डिग्री, इसमें नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक H है। उसके बाद है यहां पे प्रोपाइल, PR का मतलब क्या है बच्चों प्रोपाइल, CH3 CH2 CH2 और इसके साथ NH2 है, यानी कि प्राइमरी एमीन हो गया। तो प्राइमरी एमीन में नाइट्रोजन के साथ H2 है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का संख्या यहां ज्यादा होगा, यहां थोड़ा कम होगा, यहां तो बनेगा ही नहीं। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड जो बनेगा वो एल्कोहल का बनेगा। इस तरीके से आप यहां पे कह सकते हो कि 65 का आंसर 1 हो जाएगा, और तो कोई यहां पे मैच कर नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, तो एल्कोहल याद रखना, उसके बाद प्राइमरी एमीन, फिर सेकेंडरी एमीन, उसके बाद टर्सरी एमीन। इस तरीके से आप बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर निकाल सकते हो। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है एमाइन चैप्टर में एक बॉक्स बना करके, ठीक है। उसके बाद देखिए 66 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। बेसिसिटी का ऑर्डर आपसे पूछा जाता है कि क्या होगा, जैसे कि ये दिया हुआ है यहां पे एनिलीन। अब एनिलीन का लोन पेयर क्या है डीलोकलाइज्ड, बिल्कुल एनिलीन का जो लोन पेयर है यहां पे डीलोकलाइज्ड है। उसके बाद नेक्स्ट यहां से जो दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है, जिसमें कि लगा हुआ है एक नाइट्रो, यह है। और उसके बाद यहां पे कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है यहां पे, इसमें लोकलाइज्ड लोन पेयर है। बच्चों एक बात मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, इसमें पूछा जा रहा है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ABC, यहां पे दिया हुआ है, मैंने इसको लिख दिया 1 2 3, उसको सही कर लेता हूं, तो ABC। आप लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि लोकलाइज्ड लोन पेयर और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर में ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका, लोकलाइज्ड का। अरे क्योंकि लोन पेयर डोनर को हम लोग कहते हैं बेस, जो जितना अच्छा लोन पेयर डोनर होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। इसका लोन पेयर फ्री है, इसको हम लोग कहते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर, ओके। और इसका लोन पेयर क्या है डीलोकलाइज्ड, और इसका लोन पेयर क्या है डीलोकलाइज्ड। ये डोनेट करने के लिए कम फ्री है, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक होगा C। उसके बाद देखो बच्चों ये भी डीलोकलाइज्ड, ये भी डीलोकलाइज्ड, तब हम लोग जानते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I+M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है -I-M। तो यहां पे जो NO2 है वो कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, यहां पे NO2-M लगा रहा है, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ को ये घटाएगा। तो यहां पे अब C के बाद हो जाएगा A, और सबसे कम बेसिक यहां पे होगा B। तो CAB देखो तो कौन सा आंसर दे रहा है थर्ड, बिल्कुल। तो 66 का आंसर यहां पे होगा बच्चों थर्ड। इस तरीके से यहां पे हम लोग निकाल सकते हैं इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, क्लियर है ना, ये CAB, क्लियर। उसके बाद देखिए फिर से 67 नंबर, तो 67 नंबर भी जो हम लोगों को दे रहा है वो बेसिक स्ट्रेंथ से एमाइन चैप्टर से दे रहा है। वहां पे डायरेक्ट आप लोग पढ़ोगे सॉल्वेशन इफेक्ट वहां पे दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। तो 67 नंबर में कह रहा है सबसे पहले ये कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर अफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन को अफेक्ट करता है। बच्चों सबसे पहली बात, अगर आप गैसियस स्टेट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में निकालते हो बेसिक स्ट्रेंथ, तो वहां तो +I के आधार पे निकल जाते हैं, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, जानते हो। लेकिन अगर आप निकालते हो बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वाटिक मीडियम, तो एक्वाटिक मीडियम में हम लोग जानते हैं कि सिर्फ +I के द्वारा या सिर्फ सॉल्वेशन इफेक्ट के द्वारा आपको बेसिक स्ट्रेंथ नहीं निकलता है। आप जानते हो कि एक्वाटिक मीडियम में यानी वाटर में बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो मिथाइल के लिए होता है 213,
यानी कि 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, और इथाइल के लिए होता है 231 यानी 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, ऐसा होता है। ऐसा क्यों हुआ? वहां पे हम लोग कहते हैं कि एक्वाटिक मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन प्लस आई इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट, बट इट डिपेंड्स अपॉन कंबाइंड इफेक्ट ऑफ किसका किसका? प्लस आई इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड एस्टेरिक हिंड्रेंस। जी हाँ, एनसीईआरटी पढ़िएगा आप लोग, जहां बेसिक स्ट्रेंथ आपको पढ़ना है तो वही होगा। यहां पे 67 में आपको कह रहा है तो फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट है, सही है। सेकंड एस्टेरिक हिंड्रेंस है, सही है। और उसके बाद थर्ड में सॉल्वेशन इफेक्ट है, वो भी सही है। और फोर्थ में सॉल्वेटिन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये सब गलत है। आप यहां पे कहोगे 67 का आंसर यहां पे जो होगा वो इसका आंसर होगा 2, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है ये प्रभावित होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट, एस्टेरिक हिंड्रेंस और सॉल्वेशन इफेक्ट सबके कंबाइंड इफेक्ट लगता है एक्वाटिक मीडियम में। और आप जानते हो एक बात, जब तक मीडियम क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता है तब तक हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए कंसीडर करते हैं एक्वाटिक मीडियम, पता है ना? बिल्कुल आपको एक्वाटिक मीडियम लेना चाहिए। उसके बाद देखिए 68, इस बार तो पूरा बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन भर भर के दिया है। 68 में आपको फिर से कह रहा है अरेंज द फ्लोइंग अमाइंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। वो क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों? यहां पे एक NH2 दिया हुआ है जिसका कि लोन पेयर लोकलाइज्ड है, बिल्कुल यहां पे लोकलाइज्ड है। उसके बाद देखिए ये तो हो गया फर्स्ट में। सेकंड में इसके केस में आपको जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से यहां पे एनिलीन दिया हुआ है, बहुत सुंदर। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो यहां पे दिया गया है वो इस तरीके से है, और यहां पे एक CH2 है और फिर CH2G के साथ एक NH2G है, ऐसा ही है ना? अब आप खुद सोच करके देखो, इसका लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज्ड, मतलब नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। इसका लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज्ड, यानी कि नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। और इसका लोन पेयर क्या है? डीलोकलाइज्ड, ठीक है, यानी कि इसका लोन पेयर फ्री नहीं है डोनेट करने के लिए, इस दोनों का लोन पेयर फ्री है डोनेट करने के लिए। तो अंतर क्या है? यहां पे बच्चों देखोगे सारा कार्बन sp3 है, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई लगाएगा। लेकिन यहां पे देखोगे तो फिनाइल है पीछे में। अब जानते हो फिनाइल कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई, ठीक है। इसलिए यहां पे हम लोग कहेंगे कि सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा फर्स्ट का, बिल्कुल फर्स्ट का होगा, क्योंकि प्लस आई लग रहा है, लोकलाइज्ड है। उसके बाद होगा थर्ड का, क्योंकि लोकलाइज्ड तो है लेकिन माइनस आई लग रहा है। और यहां पे तो लोन पेयर अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो डोनेटिंग पावर कम हो जाएगा, H प्लस को जल्दी नहीं देगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब हो जाएगा 2, तो 1 3 2, यानी कि 68 का आंसर यहां पे आ रहा है 1 आ जाएगा ना। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट लिया गया क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। 69 में वो एनिलीन का पहले एसिटाइलेशन किया है, तो देखोगे ध्यान से, ये एनिलीन दिया हुआ है और इस एनिलीन को मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसका क्या किया है? रिएक्शन दिया है CH3CO का होल टू O, इसी को मैं ओपन कर देता हूं और ओपन करके ऐसा लिखता हूं एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका क्या नाम होता है बच्चों? इसका नाम होता है सर्जी एसिटिक एनहाइड्राइड, बिल्कुल। और इस एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा हम लोग इसका करते हैं एसिटाइलेशन एनिलीन का। और यहां पे कोई पूछेगा कि मैकेनिज्म कौन सा होता है, आप कहिएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलिमिनेशन। जी हाँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलिमिनेशन जैसे ही हुआ तो यहां पे जो फॉर्मेशन करता है NH माइनस C डबल बोन OCH3 के साथ ऐड हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं एसिटानिलाइड, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं एन फिनाइल एसिटामाइड, ओके। और उसके बाद यहां पे क्या करना है? इसका नाइट्रेशन करना है, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों आप जानते हो कि नाइट्रेशन जब करते हैं तो यहां पाथवे होता है ESR। ESR कहने का मतलब है मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और नाइट्रेशन करने में इलेक्ट्रोफाइल का जो काम करता है वो करता है NO2+, ऐसा करता है। अब आप जानते हो यहां पे जो एसिटानिलाइड में नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो यहां पे +M शो करेगा, लेकिन ये लोन पेयर इसके साथ भी कंजुगेटेड है, रिंग के साथ भी कंजुगेटेड है, तो किसी एक डायरेक्शन में डोनेट करने का पावर घटा, ठीक है। इसलिए यहां पे होता है कंट्रोल्ड नाइट्रेशन, और पारा पे होगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि
यहां पे ये जो NH है वो प्लस M शो कर रहा है रिंग के साथ, तो ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होता है। यही कारण है कि पारा पे NO2 प्लस अटैक करके बनाएगा मेजर प्रोडक्ट। बाद बाकी यहां पे जो दिया हुआ है NH C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 रहने दीजिए और फर्दर इसका कर दीजिए आप हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करिएगा तो क्या होगा, H प्लस OH माइनस तोड़ दीजिए और ये टूटेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है तो NH माइनस CO प्लस, और जैसे ही ऐसा हुआ तो यहां पे ये फॉर्मेशन करेगा NH2 और यहां पे हो जाएगा NO2। अब बात बाकी यहां पे जो OH माइनस है वाटर का वो CO प्लस के साथ चला जाएगा, यानी कि यहां पे एक मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा अब एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिडिक मीडियम आपको दिया हुआ है। यही जो पारा नाइट्रो एनिलीन बनेगा बच्चों, यही बनेगा मेजर। तो यही तो आपको यहां से पूछा जा रहा है कि Z क्या होगा, तो यही तो हो गया Z, ये हो गया Z। और उसके बाद यहां पे आपको देखना होगा कि Y कौन सा हुआ, तो नाइट्रेशन करने के बाद ये हो गया इसके केस में Y और ये हो गया इसके केस में X, ये हो गया। अब आपको पूछा क्या जा रहा है, प्रोडक्ट Z ऑफ द रिएक्शन इज, यानी कि आपको 69 का आंसर यहां पे कहना होगा कि सेकेंड होगा। कौन सा होगा बच्चों, यहां पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है ना आप लोगों को, क्लियर है ना, पारा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन कर देगा। अब देखो सेम टू सेम रिएक्शन आप लोगों को जो दिया हुआ है, नेक्स्ट 69 के बाद जो 70 नंबर क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट से है। बिल्कुल फिर से आपको कह रहा है खाली कि वहां एनिलीन के जगह पे, एनिलीन के जो रिएक्शन हम लोगों ने 69 में कराया था एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, वो एसिटिक एनहाइड्राइड को हटा करके अब वहां पे दे दिया गया है एसिटाइल क्लोराइड। वही काम करना है, देखो कैसे करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ Cl, ओके, यहां से तोड़ करके इसको हटा दीजिए, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन ही होगा और NH माइनस को यहां पे जोड़ दीजिए। फिर से आप देखेंगे तो वही चीज बनने वाला है, एसिटानिलाइड यानी NH के साथ फिर से हो जाएगा C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 और यहां खाली बाहर होगा HCl, ठीक है। उसमें बाहर हो रहा था एसिटिक एसिड क्योंकि वहां पे लिविंग ग्रुप के रूप में OCO-CH3 था। अब जो ये बना इसका यहां पे क्या कर देना बच्चों, ब्रोमिनेशन, यानी कि ESR रिएक्शन फिर से आपको करना है। तो यहां भी ESR करना है और इलेक्ट्रोफाइल के जगह पे यहां भी हम लोग कहते हैं कि Br प्लस ही होता है, बिल्कुल Br प्लस होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये भी है ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग, तो मेजर बनता है पारा पे, तो इस NHCO-CH3 के रिस्पेक्ट में पारा पे जाके ब्रोमिनेशन कर दीजिए। और यहां पे थोड़ा सा मिस है, लिखना चाहिए था यहां पे हाइड्रोलिसिस, जो नहीं लिखा है, तो ये हो गया इसके केस में B और ये हो गया इसके केस में अब A। यहां से H प्लस यहां से Cl माइनस निकाल दीजिए, एसिटाइलेशन कर दीजिए, बन गया एसिटानिलाइड और फर्दर उसका ब्रोमिनेशन करके बना दिया पारा ब्रोमो यानी 4 ब्रोमो एसिटानिलाइड और उसका कर दीजिए आप हाइड्रोलिसिस। तो जैसे इसका करोगे आप बच्चों हाइड्रोलिसिस, तो पता है सबको यहां पे फिर से होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन। जैसे ही ऐसा होगा ये NH माइनस जो है, NH माइनस यहां से H प्लस को पिक करके NH2 हो जाएगा, पारा पे ब्रोमीन तो है ही, OH माइनस वहां से आप लोग जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद आप देखेंगे यहां पे फॉर्मेशन कर देता है एसिटिक एसिड। क्या बोलते हो, यानी कि पारा ब्रोमो एनिलीन क्या बनेगा, पारा ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन करेगा जो कि होगा मेजर प्रोडक्ट, बिल्कुल यही होगा C। और आप देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग अब आंसर कौन सा आता है 70 का, तो 70 का आंसर हो जाएगा थर्ड, 70 का आंसर हो जाएगा थर्ड और 69 का था सेकंड। क्लियर है यहां तक अच्छे तरीके से, बिल्कुल। अब देखिए फिर से बेसिक स्ट्रेंथ का एक क्वेश्चन है, मजा आ गया। आज तो बेसिक स्ट्रेंथ का पूरा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप देख लेते हो तो एमीन चैप्टर मुझे लगता है कि पूरा का पूरा आपको हाथ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है ना। हाँ अब देखो बच्चों, यहां से आपको जो दे रहा है 71 में वो कहा जा रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर एज। ध्यान दीजिएगा, जब तक क्वेश्चन में मीडियम मेंशन ना हो तब तक आपको बनाना होता है क्वेश्चन एक्वाटिक मीडियम को लेकर के, बिल्कुल एक्वाटिक मीडियम लेकर के आपको बनाना होता है क्वेश्चन को, जब तक आपको मीडियम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि टर्सरी का कह रहा है, ठीक है, टर्सरी वाले का होगा नहीं। यहां पे सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ तो होगा PHNH2 का, PHNH2 का सबसे कम होगा क्योंकि इसका लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है,
बिल्कुल, इसका लोन पे डीलोकलाइज मुझे दिख रहा है, बाद बाकी किसी का भी डीलोकलाइज नहीं है। उसके बाद होगा अमोनिया का, उसके बाद होगा यहाँ पे टर्सरी एमीन का, और सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे सेकेंडरी एमीन का। जी हाँ, जब तक मीडियम नहीं दिया हुआ हो, एक्वाटिक मीडियम ही लेकर के निकालेंगे हम लोग क्वेश्चन का आंसर बेसिक स्ट्रेंथ के केस में, ठीक है। हाँ, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इथाइल हो चाहे मिथाइल हो, 2 डिग्री का ज्यादा होता है बेसिक स्ट्रेंथ एक्वाटिक मीडियम में, पढ़ा है ना। मिथाइल में 213 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, इथाइल के केस में 231 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। वही कॉन्सेप्ट के आधार पर यहाँ पे देखोगे, ये 2 डिग्री पहले आ गया, उसके बाद ये 3 डिग्री आ गया, 1 डिग्री दिया नहीं है तो डायरेक्ट अमोनिया आ गया, उसके बाद यहाँ पे ये एनिलीन आ गया। इसका आंसर हम लोग कहेंगे 71 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड, बिल्कुल यहाँ पे सेकेंड आंसर हो जाएगा। बाद बाकी कोई ऐसा नहीं है जहां की 2 डिग्री को कह रहा है कि सबसे ज्यादा बेसिक होगा। यहीं पे मैंने पकड़ लिया आंसर कि यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा है जहां सेकेंडरी को ज्यादा दिया है बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, क्लियर है। उसके बाद देखिए 72, फिर से एक आपको दे रहा है बेसिक स्ट्रेंथ का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 72 में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट बेसिक। ओहो, कितना आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके साथ यहाँ पे NH लोन पेयर है, और इसके साथ यहाँ पे C2H5 है ना। उसके बाद देखिए, इसको तो छोटा छोटा प्यारा प्यारा बच्चा बना सकता है, जो फाउंडेशन के बच्चे अभी 11th में पढ़ रहे हैं ना, 10th पास आउट बच्चे भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्लासरूम में वो सारे बच्चे को अभी पढ़ाया गया है। अब देखोगे, अब थर्ड में देखोगे क्या है, यहाँ पे तो दोनों साइड इथाइल लगा हुआ है, तो ये तो बल्ले बल्ले हो गया। क्या बोलते हो, क्या हो गया, बल्ले बल्ले। अब यहाँ पे 4 में देखो क्या दिया है, C2H5 नाइट्रोजन है, C2H5 है और C2H5 है। अरे बच्चों, यहाँ पे तो तीनों का प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे दोनों का प्लस आई लग रहा है। यहाँ पे देखो, इस नाइट्रोजन के ऊपर दोनों का यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, -M। ये इधर से खींच रहा है -M के द्वारा, और इधर जो C डबल बॉन्ड O है ये भी -M लगा रहा है। तो इस सेकेंड वाले ऑप्शन में नाइट्रोजन के लोन पेयर को दोनों साइड से C डबल बॉन्ड O -M लगा के खींच रहा है। और यहां पे देखो, एक साइड से तो खींच रहा है -M के द्वारा, लेकिन दूसरे साइड से कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, +I। इसलिए आप खुद सोच करके देखो, खुद आप डिसाइड करो कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +I+M, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है -I-M। तो जितना ज्यादा एक्सेप्टर ग्रुप होगा उतना कम बेसिक होगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा 72 का, वो 72 का आंसर 2 होने वाला है। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब तो यहां से सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं। सेक्शन ए में जितना भी क्वेश्चन है अब यहाँ पे वो थ्योरेटिकल है। देखिए, अब इसमें से आपको 73 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 73 में कह रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिन, कुछ एंटीहिस्टामिन दिया हुआ है, व्हिच आर एंटाएसिड। आपसे एंटाएसिड पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो रेनिटिडाइन एंटाएसिड है, ब्रोमफेनड्रामाइन एक एंटीहिस्टामिन है, टरफेनाडाइन एंटीहिस्टामिन है, लेकिन सिमिटिडाइन एंटाएसिड है। यानी रेनिटिडाइन और सिमिटिडाइन यही जो है ना, यही दोनों हो जाएगा यहाँ पे एंटाएसिड। आप यहाँ पे देखो 1 और 4 कहां दिया हुआ है, 73 का आंसर हो गया बच्चों थर्ड, 73 का आंसर थर्ड होगा। ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 74 में क्या कर रहा है, 74 में कर रहा है स्ट्रक्चरली बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट शुड कंटेन, क्या होना चाहिए। अरे बच्चों, जितने भी आप लोगों ने देखा होगा, चाहे आपने देखा होगा एनाइनिक डिटर्जेंट 2-डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम 2-डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट या सोडियम लोरियल सल्फेट, आपने देखा होगा किसी में ब्रांचिंग नहीं होता है, अनब्रांच्ड होता है। आपने देखा होगा सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है। चाहे आपने देखा होगा नॉन आयनिक डिटर्जेंट क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है। तो जितने भी डिटर्जेंट आप लोगों को दिखता है वो ज्यादातर अनब्रांच्ड होता है। आखिरकार वो अनब्रांच्ड क्यों होता है, बिना ब्रांच का क्यों होता है, क्योंकि जो अनब्रांच्ड होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, और जो ब्रांच्ड होता है वो बायो नॉन डिग्रेडेबल होता है। इसलिए यहां पे हम लोग लेते हैं अनब्रांच्ड, जिसमें ब्रांचिंग नहीं हो, तो अनब्रांच्ड एल्काइल चेन होगा। यानी 74 का आंसर यहां पे हम लोग कहेंगे 1 हो जाएगा। एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपको लिखा हुआ है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ जो दिया हुआ है उस पर आप जाकर के देखेंगे। उसके बाद 75 में क्या कहा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सिंथेटिक डिटर्जेंट। फर्स्ट वाले तो है नहीं, सेकंड वाले तो है नहीं,
थर्ड वाले में जो दिया हुआ है सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये जो दिया हुआ है आप लोगों को CH3CH2 का होल 11, एनसीईआरटी में हम लोगों को यही दिया है ना, और यहां पे SO3Na, यही तो है यहां पे एनायनिक डिटर्जेंट। किसी को यहां पे क्या लिख दिया है, इसको लिख दिया है C12H25, देखो ना 11 2 22 और 23 24 25 हो जाएगा, और यहां पे इसको जो यहां क्वेश्चन सेट किया है ऐसे लिख दिया गया है, इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। ये एक एनायनिक डिटर्जेंट है। कैसा है बच्चों, एनायनिक डिटर्जेंट है ये, बिल्कुल ये एनायनिक डिटर्जेंट होता है। तो वही पूछ रहा है, तो 75 का आंसर यहां पे आ रहा है थर्ड, वही एक हम लोगों को दिख रहा है जो कि सिंथेटिक डिटर्जेंट है। उसके बाद देखिए 76 में कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बच्चों जहां पे सोप आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है, एक एक लाइन को पढ़ोगे। मैंने तो क्लासरूम में ये बिल्कुल सारे बच्चे को पढ़ाया था, एनसीईआरटी को पढ़ पढ़ करके सुनाया था। मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं, सुनोगे ध्यान से। पोटेशियम सोप आर सॉफ्ट टू द स्किन देन सोडियम, आप जाकर के देखना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद सेविंग सोप कंटेन इथेनॉल टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग, गलत है, क्योंकि जल्दी ड्राई ना हो जाए झाग, इसलिए वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्लिसरॉल। क्या ग्लिसरॉल इस्तेमाल करते हैं, ये गलत दिया हुआ, इथेनॉल इस्तेमाल नहीं होता है। तो सेविंग सोप कंटेन इथेनॉल टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग गलत है, यानी कि 76 का आंसर मुझे मिल गया। इसका आंसर यहां पे सेकंड होगा, क्योंकि यहां ग्लिसरॉल को मिक्स किया जाता है कि रैपिड ड्राइंग ना हो, उससे बचने के लिए। बिल्डर्स लाइक Na2CO3 एंड Na3PO4 मेक सोप एक्ट मोर रैपिडली, जल्दी एक्ट करेगा, जल्दी साफ करेगा किसी भी डस्ट को, ये सही है। आप एनसीईआरटी में पढ़ा, वहीं से वर्ड लिखा हुआ, वहां लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यहां पे Na2CO3 और Na3PO4 इसको लिख दिया गया है, वो सही है। उसके बाद हार्ड वाटर में डिटर्जेंट आखिरकार काम क्यों नहीं करता है, ठीक है। तो आप सोप आखिरकार हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करता है, वो यहां पे दिया हुआ है। हार्ड वाटर कंटेनिंग Ca2+ एंड Mg2+ आयन which form insoluble Ca2+ and Mg2+ soap and separate out as scum। सही बात है। आप जानते हो कि जो सोप होता है वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है हायर कार्बोनिक एसिड का, वो होता है सोप, वो वाटर में सॉल्युबल होकर के झाग तैयार करता है। लेकिन जब यहां हार्ड वाटर में हम लोग मिक्स करते हैं सोप को, तो हार्ड वाटर में पाया जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो वहां पे क्या करता है, सोप में जो सोडियम पोटेशियम है उसको रिप्लेस करके आ जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, झाग उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए वहां पे कहते हैं कि सोप जो है काम नहीं करता है हार्ड वाटर में, वो भी एक सही स्टेटमेंट है। तो 76 का आंसर यहां पे सेकेंड बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको कह रहा है बच्चों कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट। जानते हो ना, हम लोग क्या करते हैं, तीन प्रकार का पढ़ते हैं डिटर्जेंट। एक पढ़ते हैं एनाइनिक, तो एनाइनिक का जो इस्तेमाल होता है हाउस होल्ड वर्क या टूथपेस्ट में होता है एनाइनिक का। अब केटाइनिक जो आप लोग पढ़ते हो सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, उसका होता है हेयर कंडीशनर में वो जर्मीसाइड होता है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा नॉन आयनिक, जिसमें कोई आयन नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं लिक्विड डिशवॉश बनाने में, ठीक है। चलो यहां पे वही पूछ रहा है लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट। तो बच्चों यहां पे बड़े ही आराम से हम लोग 77 में हम लोग देख सकते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले एस्टेरिक एसिड, तो एस्टेरिक एसिड होता है CH3CH2 का होल 16, ऐसा ले सकते हो। और उसके बाद यहां पे C डबल बॉन्ड OH ऐसा ले लिया। उसके बाद यहां पे OH और वहां पे CH2O का होल N ऐसा लिख देता हूं। और उसके बाद यहां पे CH2OH, यहां पे आप जानते हो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है एल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से निकाल दो OH- और एल्कोहल से H+, अब जो बचता है उसको कंबाइन कर दो, तो CH3CH2 का होल 16 और C, और उसके बाद डबल बॉन्ड O और फिर यहां पे कर दो आप CH2O का होल N और फिर CH2 के साथ OH। यही होता है अपना नॉन आयनिक डिटर्जेंट। आप यहां पे देख सकते हो बड़े ही आराम से, कहीं कोई भी दिक्कत आप लोगों को होने वाला नहीं है। इस तरीके से हम लोग कहेंगे 77 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पे 2। 77 का आंसर कौन सा हो जाएगा,
2 हो जाएगा। देख लीजिए, यही है नॉन आयनिक डिटर्जेंट जिसका इस्तेमाल होता है लिक्विड डिशवॉश बनाने में। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन बी का 91 नंबर क्वेश्चन में फिर से आपको दिया हुआ है बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन। इसमें से आप देखोगे ये दिया हुआ है 1 2 3 4 और इसमें से आपको पूछा जा रहा है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी। और बच्चों आप लोग जानते हो कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीकेबी का। तो आप लोग यहां पे निकाल लो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बस अपने आप आपको निकल जाएगा यहां पे पीकेबी का वैल्यू। तो सबसे पहले मैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहां से निकाल लेता हूं। तो देखोगे आप लोग जानते हो कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई प्लस एम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई माइनस एम। बिल्कुल, यहां पे OCH3 पारा पे दिया हुआ है तो OCH3 पारा पे प्लस एम इफेक्ट शो करता है, जबकि CN मेटा पे माइनस आई शो करता है, OH मेटा पे माइनस आई शो करता है। बिल्कुल, मेटा पे माइनस आई होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ यहां पे होगा 1 का, उसके बाद 2 का। ये तो क्लियर है क्योंकि यहां पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहां पे माइनस आई लग रहा है तो माइनस आई बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है। उसके बाद यहां भी माइनस आई, यहां भी माइनस आई। लेकिन बच्चों आप लोगों को याद रखना चाहिए कि माइनस आई का जो मैग्नीट्यूड होता है वो CN का ज्यादा होता है OH से। बिल्कुल, CN का ज्यादा होता है OH से, माइनस आई का मैग्नीट्यूड। इसलिए यहां पे CN का माइनस आई ज्यादा है तो ये कम बेसिक होगा, इसलिए हम लोग कहेंगे 4 ज्यादा बेसिक हो जाएगा कंपेयर टू 3। ये इसलिए पीकेबी का वैल्यू इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। आप कहोगे सबसे ज्यादा पीकेबी का वैल्यू होगा 3 का, क्योंकि सबसे लिस्ट बेसिक है CN का माइनस आई ज्यादा होने के कारण। उसके बाद हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 2 और सबसे लिस्ट पीकेबी का वैल्यू हो जाएगा 1 का। इसके आधार पे आप लोग देखें यहां पे आंसर कौन सा आ रहा है, सबसे लिस्ट बेसिक या सबसे लिस्ट यहां से उल्टा कर दिया है। सबसे लिस्ट यहां पे पीकेबी वैल्यू 1 हो गया, उसके बाद हो जाएगा 2 का, उसके बाद यहां पे 4 का, सबसे ज्यादा हो गया 3 का। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लेना है तो हमने लिख दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखना था, लिखना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो वही बात हुआ, ठीक है। तो सबसे कम पीकेबी का वैल्यू हो जाएगा 1 का, उसके बाद 2 का, उसके बाद 4 का और सबसे ज्यादा हो जाएगा 3 का। इसके आधार पे यहां पे हम लोग कहेंगे आंसर इसका जो होने वाला है वो हो जाएगा 2, क्योंकि बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये जो हमने साइन लिखा है ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर और ऐसा जो साइन होता है इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ रहा है आपको आंसर, तो इस तरीके से आपको यहां पे बनाना होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए नेक्स्ट यहां से जो दिया हुआ है 92 नंबर, तो 92 नंबर में आपको क्या कहा जा रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट Z ऑब्टेन्ड इन द फ्लोइंग रिएक्शन स्कीम इज। सबसे पहले डाइजोटाइजेशन करने की बात कर रहा है। डाइजोटाइजेशन समझते हो ना, यहां पे एक NH2 है और इसमें एक ब्रोमीन है। इसका रिएक्शन जो मेरे को दिया हुआ है वो दिया हुआ है सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और टेम्परेचर दिया है 273 से 278 केल्विन। तो जैसे आप इसका करते हो डाइजोटाइजेशन, तो डाइजोटाइजेशन करने के बाद ये फॉर्मेशन करता है N2+Cl- और यहां पे ब्रोमीन रहेगा, ठीक है। जहां है वो तो रहेगा ही। फर्दर इसका क्या कराना है, सेंटमेयर रिएक्शन। बच्चों क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, इसको कहते हैं सेंटमेयर रिएक्शन। तो सेंटमेयर रिएक्शन यहां पे क्या करेगा, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का N2+ है उसको रिप्लेस करेगा कौन, ब्रोमीन। ये सेंटमेयर रिएक्शन है। आप देखें ये हेलो एल्केन हेलो एरीन में भी दिया हुआ है और एमाइन चैप्टर में भी दिया हुआ है, दोनों जगह है इस तरीके से। और उसके बाद यहां पे हम लोगों को जो दिया हुआ है लास्ट में कि नाइट्रेशन करना है HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आप जानते हो कि नाइट्रेशन जब करते हैं यहां तो मैकेनिज्म होता है ESR और नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करता है, NO2+ करता है। और ये जो ब्रोमीन है ये ब्रोमीन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग है। तो यहां पारा पे हम लोग अटैक करा देते हैं, इसके रिस्पेक्ट में यहां अटैक करा दो चाहे इसके रिस्पेक्ट में यहां अटैक करा दो, बात बराबर होगा, ठीक है। तो कहीं भी अटैक करा सकते हो, दोनों पोजीशन यहां पे सेम है। तो इसके केस में मान लीजिए इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में आप चाहो तो NO2 को यहां ऐड कर सकते हो, चाहो तो यहां ऐड कर सकते हो, बात बराबर आने वाला है, कोई दिक्कत यहां पे होने वाला नहीं है। इसके आधार पे आप देखें तो कौन सा आंसर इसमें से आ सकता है। फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, दोनों ब्रोमीन के बीच में NO2 ले जाओगे रिपल्सन होगा, वहां तो ले जाने का नहीं। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो आंसर इसका सेकेंड हो जाएगा। थर्ड वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, दो NO2 को जोड़ दिया है, गलत है।
4 वाला भी नहीं हो सकता है क्योंकि मेटा पे अटैच कर दिया है, तो ब्रोमीन मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता है। तो मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता है ब्रोमीन, ये ब्रोमीन होता है ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होता है ईएसआर में, इसलिए हम लोग यहां पे ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में पारा पे अटैक कराए हैं। 92 का आंसर बच्चों यहां पे आपको 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को अच्छे तरीके से बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आपसे क्या कहा जा रहा है 93 में, सो देखिएगा 93 तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। अब आपको कहा जा रहा है कि प्राइमरी एलिफैटिक एमीन, प्राइमरी एलिफैटिक एमीन ये हो गया, इसका रिएक्शन आप कराते हो जब चाहे तो NaNO2 प्लस HCl लिख देता है, चाहे यहां पर लिख देता है नाइट्रस एसिड एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो जो बनता है एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, क्या ये स्टेबल होता है? तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, ये अनस्टेबल होता है। हाँ, रेजोनेंस यहां होता नहीं है। तो कह रहा है कि प्राइमरी एलिफैटिक एमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड HNO2 टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, बिल्कुल सही है। देखते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, या तो HNO2 लिख सकते हो, चाहे तो आप लोग NaNO2 प्लस HCl लिख सकते हो। उसके बाद कह रहा है टू गिव डाइजोनियम सॉल्ट, तो बिल्कुल यहां पे एरोमेटिक वाला जो देता है वो देता है N2 प्लस Cl माइनस, ये देता है। व्हिच आर स्टेबल इवन अबव 300 केल्विन, गलत कह रहा है। 300 केल्विन पे ये स्टेबल नहीं होता है, ये मात्र स्टेबल होता है 273 केल्विन से 278 केल्विन तक, बस इतना तक ही स्टेबल होता है। ये जो यहां पे लिखा है इसके केस में कि 300 केल्विन पे स्टेबल होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है बिल्कुल। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ये तो नहीं होगा आंसर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, यानी कि 93 का आंसर यहां पे हो जाएगा सेकंड, क्योंकि कह रहा है कि एलिफैटिक वाला का जो बनता है डाइजोनियम सॉल्ट ये अनस्टेबल है, वो बिल्कुल सही है। उसके बाद ये कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट की जो एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है उसका डाइजोनियम सॉल्ट 300 केल्विन पे भी स्टेबल होता है। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, मात्र 273 से 278 केल्विन तक ही स्टेबल होता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट यहां पे साफ साफ गलत कह रहा है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट होगा। उसके बाद देखिए 94 नंबर में कह रहा है कि मेरे को द रिएजेंट दैट कैन बी यूज टू कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू बेंजीन। कितना आसान है, इसको तो छोटा छोटा बच्चा बना सकता है। यहां से इसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि बनाना है बेंजीन। क्या बनाना है? बनाने का लक्ष्य है बेंजीन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाने का लक्ष्य है। तो क्या क्या हम लोग रिएजेंट ले सकते हैं? तो आप लोग एक जानते हो, या तो ले सकते हो H3PO2 प्लस वाटर, या फिर ले सकते हो आप इथाइल एल्कोहल। ये दोनों आपको मिल जाएगा कहां पे? ये दोनों आपको मिल जाएगा एमाइन चैप्टर में, जहां बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लिखा हुआ है। तो H3PO2 प्लस वाटर और इथेनॉल आप डालते हो तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिडक्शन होता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिडक्शन का मतलब क्या? रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे है C6H5, एक H यहां पे हम लोग रिप्लेस, एक H हम लोग जो है ऐड कर देंगे और N2 प्लस का रिप्लेसमेंट कर देंगे हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन यहां पे जोड़ेंगे तो बन जाएगा बेंजीन। इसका आंसर यहां पे आप देख लीजिए हो जाएगा H3PO2 और इथेनॉल, यानी कि 2 and 3। तो 2 and 3 कहने का मतलब 94 का आंसर यहां पे सिर्फ 2 होने वाला है। बिल्कुल 94 का आंसर 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग यहां पे बना सकते हो। उसके बाद देखिए अब यहां से आते हैं लास्ट क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 95 नंबर लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें से आपको कहा जा रहा है कॉलम 1 कॉलम 2 दिया हुआ है सोडियम परबोरेट। तो सोडियम परबोरेट जो होता है वो डिसइंफेक्टेंट तो होगा नहीं, एंटीसेप्टिक नहीं, मिल्क ब्लीचिंग का काम करेगा। सोडियम परबोरेट मिल्क ब्लीचिंग होगा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्लोरीन आप जानते हो, क्लोरीन जो होता है डिसइंफेक्टेंट होता है। तो इसमें 95 में आपको ए का हो जाएगा यहां पे आर, यानी कि सोडियम परबोरेट हो जाएगा, मिल्क ब्लीचिंग हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आपको बी का आंसर जो हो जाएगा वो क्लोरीन का हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट, यानी कि पी हो जाएगा। अब बायथायोनल के बारे में आप लोग जानते हो, केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ में दिया हुआ है। तो बायथायोनल जो होता है वो होता है एंटीसेप्टिक।
सी का क्यू, क्योंकि जो आपने पढ़ा होगा मेडिसिनल पर्पज से हम लोग जो सोप यूज करते हैं साबुन, उसमें मिक्स करते हैं बायथायोनल को या बायथायोनॉल उसको कहते हैं। तो सी का हो जाएगा यहां पे क्यू, सी का हो जाएगा क्यू। और उसके बाद देखिए तो पोटासियम एस्टेरेट, उससे तो सोप बनता है, कौन नहीं जानता है। तो डी का एस हो जाएगा, तो डी का हो जाएगा एस। देख लीजिए सोडियम परबोरेट हो जाएगा मिल्क ब्लीचिंग एजेंट, क्लोरीन हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट यानी ए का आर, सही है ना, मिला लीजिएगा। बी का पी हो जाएगा, सी का क्यू हो जाएगा, बायथायोनॉल है तो वो हो जाएगा यहाँ पे एंटीसेप्टिक, और डी जो पोटासियम एस्टेरेट है उससे बन जाएगा सोप। और कोई ऐसा तो मैच कर नहीं रहा है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 95 का 3, 95 का आंसर हो जाएगा 3। तो बच्चों पूरा का पूरा हम लोगों ने AITS जो है मीन टेस्ट 9 का पूरा हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देख लिया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहाँ पे कुछ सीखने को मिला होगा और आप इसको एंजॉय किए होंगे। आप इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस किया कीजिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी सब में आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। और ज्यादा सिलेबस से ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और एक बात और बता देता हूं, क्लासरूम का जो नोट्स होता है उसको भी पढ़ने का तरीका होता है। ये नहीं कि जितना बात लिखा हुआ है समझाने के लिए भी उस सबको रिवीजन करते रहेंगे, नहीं। आपको जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको सिंपल ये देखना है कि किसका रिएक्शन किसके साथ होता है, किसके प्रेजेंस में, तो क्या बनता है और उस रिएक्शन के मैकेनिज्म का नाम क्या है, बस उतना आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी जो मैकेनिज्म वगैरह बताया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए, समझने के लिए होता है, उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आता है, ठीक है ना। कभी कभार एक आध क्वेश्चन आता है तो आपको रिजल्ट को प्रभावित नहीं करेगा। अगर कुछ आउट ऑफ सिलेबस बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन आ गया तो मैक्सिमम एक्सटेंट से नहीं बनता है। तो आपको पहले अपने आप को बेसिक जो तैयारी है उसको करना है, तो आपको लगभग 90-95% क्वेश्चन बन जाएंगे वहीं से और रिजल्ट में आप आ जाएंगे। और जब उतना नॉलेज आपको आ जाएगा कि बेसिक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, 90-95% आप मार्क्स ला सकते हैं, उसके बाद का तैयारी करने का आपको अपने आप आइडिया मिलने लगता है, भारी क्वेश्चन अपने आप बनने लगता है। तो आप लोग पहले बेसिक पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तो फोड़ कर रख दीजिए। हर एक सप्ताह कम से कम 2-3 सेट तो बनाइए प्रीवियस ईयर का। अगर आपको आंसर याद हो गया है ना, फिर भी बनाइए, उस पर चिंतन करिए, सोचिए, जिससे आपका रिजल्ट बेहतर होगा। क्योंकि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है, और आपको अपना वीकनेस पता चल जाएगा। तब जाकर के आप लोग सही डायरेक्शन में काम करोगे और सिलेबस पे सही अच्छे तरीके से पकड़ बना पाओगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू एवरीवन।